रात के समय दीपक। हेलो ब्रदर, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही आपको? तो आप भी ना भाभी की दवाई खा लिया करो, तब मस्त नींद आएगी आपको। अरे चिल, अब मैं केवल भाई नहीं, होने वाला बहनोई भी हूँ। तनु मेरी भाभी नहीं, मेरी साली है। और साली तो आधी घर वाली होती है ना। ये कहते हुए दीपक तनु के जिस्म से उसकी साड़ी खींचने लगता है। उसे लगता है कि तनु के ऊपर नींद की गोली का असर हो चुका है, लेकिन तनु जानबूझकर नींद में होने का दिखावा कर रही थी। जैसे ही दीपक अपनी गंदी हरकतें शुरू करता है, तनु अपनी आंखें खोल देती है। ये देखकर दीपक चौंक जाता है। फ्लैशबैक। तनु का पति कुलदीप बीमारी का शिकार है। इस बीमारी के कारण उसका पूरा शरीर बिना किसी हलचल के स्थिर बना रहता है। एक दिन वह कुर्सी से गिर जाता है, उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। तभी तनु कमरे में आती है। तनु, कुलदीप क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? कुलदीप इशारे से दवाइयों को देखने के लिए कहता है। तनु, आप इन दवाइयों की बात कर रहे हो? क्या इन दवाइयों में कुछ गड़बड़ है? तनु इस बात की हकीकत जानने के लिए डॉक्टर की सलाह लेती है। तनु फ़ोन पर, जी डॉक्टर कहिए, क्या वो विटामिन की नहीं नींद की गोलियां हैं? फ्लैशबैक समाप्त। तनु को दीपक की करतूत की सारी सच्चाई पता चल जाती है। वह उसे एक जोर का तमाचा मारती है। जैसे ही वह दूसरा तमाचा मारने लगती है, दीपक उसका हाथ पकड़ लेता है। तनु कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, शर्म नहीं आती तुझे? भाभी मां समान होती है। दीपक मुस्कुराते हुए कहता है, अब आप ये इतिहास के डायलॉग्स मारोगे? हाँ, नहीं आती मुझे शर्म। अच्छी लगती हो तुम मुझे। पहली बार किसी लड़की पर मेरा दिल आया है, और अच्छा हुआ सबको पता चल गया यार। तुम्हारे साथ रात बिताने का मज़ा ही कुछ और है। तनु उस गुस्से में बोलती है, तेरी ये घटिया सोच कभी पूरी नहीं होगी। मैं सबको सच बता दूंगी। दीपक तनु से, कौन करेगा भरोसा? सब यही समझेंगे कि इसका पति इसे कभी सुखी नहीं रख पाया, इसलिए अपने ही देवर साथ का भी भरोसा नहीं करेंगे। रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो क्या बताओगे तुम उन्हें? तुम्हारी बहन अदिति बहुत प्यार करती है, उसका दिल टूट जाएगा, और आपको पता नहीं कितनी इज्जत खराब होती है एक औरत की। भाभी तनु, मेरे परिवार वालों की सोच इतनी छोटी नहीं है कि इज्जत के लिए वो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, समझे? कुछ दिनों बाद एक सुबह अदिति तनु के पास उसके घर आती है। अदिति तुम? अदिति तनु से, हाय दीदी कैसी हैं आप? तनु अदिति से, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई मेरे पास, मुझे तुमसे एक कुछ बात करनी है। अदिति, दीदी मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लीजिए। दीदी, आई एम रियली सॉरी दीदी। तनु, सॉरी पर किस लिए? अदिति, दीदी आप तो जानते हो मेरी और आपके देवर दीपक की, मतलब हम दोनों की शादी होने वाली है, तो हम बिस्तर हो गए, पर हमने तो सारे प्रोटेक्शन यूज़ किए थे, फिर भी पता नहीं कैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन दीदी घबराने की कोई बात नहीं, मैंने दीपक से बात कर ली है, उसने अपनी मम्मी मतलब उषा आंटी से भी बात कर ली है। हम लोग 2 दिन बाद ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। तभी वहाँ दीपक कार से आता है। तनु अदिति की बातें सुनकर बिल्कुल शांत खड़ी होती है। दीपक तनु से, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ अदिति के साथ, उसकी इज्जत पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकेगा। अदिति, अच्छा दीदी अब मुझे घर जाना चाहिए। ये कहकर अदिति वहाँ से बाहर निकल जाती है। दीपक और तनु अभी वहीं खड़े होते हैं। तनु अपनी बहन की ज़िंदगी के बारे में सोच रही होती है। दीपक तनु से, भाभी? तनु अभी भी सोच में डूबी हुई है। दीपक, भाभी कहाँ खो गई? फिक्र मत कीजिए, मैं अदिति को घर छोड़ कर आता हूँ। दीपक बाहर निकलता है और अदिति को कार में बैठाकर घर ले जाता है। 2 दिन बाद दीपक और अदिति की कोर्ट मैरिज हो जाती है। दोनों गृह प्रवेश कर सबका आशीर्वाद लेते हैं। दीपक आशीर्वाद लेने के बहाने तनु के पैर को छूकर उसकी साड़ी को ऊपर करता हुआ स्पर्श करता है। तनु की यह बात बहुत बुरा लगता है, लेकिन फैमिली के सामने वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद दीपक अदिति के साथ कमरे में चला जाता है। आज उनकी सुहागरात होती है, इसलिए वे रोमांस में खो जाते हैं। आधी रात को जब अदिति गहरी नींद में सो जाती है, तब दीपक उठकर तनु के कमरे में जाता है। दीपक को अपने कमरे में घुसता देख तनु जाग जाती है और वह कुलदीप को भी उठा देती है। दीपक अब अपने बड़े भाई के सामने इतना खुला चुका होता है कि वह बिना किसी शर्म के सब कुछ उसके सामने बोल देता है। कुलदीप, जो कि बीमारी का शिकार है, अपने शरीर को हिला तक नहीं सकता। दीपक, हेलो भैया, हेलो भाभी।
तुमने अपनी सुहागरात मेरे साथ तो की नहीं, मैं भी तो अपनी सुहागरात तुम्हारे साथ मनाऊंगा ना। तनु दीपक के सामने हाथ जोड़कर, नहीं प्लीज़, अगर अदिति को पता चल गया तो। दीपक, भाभी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तभी कुलदीप को गुस्सा आता है और वह अपने शरीर को इधर उधर इस तरह छटपटाने लगता है जैसे कि वह दीपक को मारने की कोशिश कर रहा हो। दीपक, तुम शांत रहो भैया, इतनी रात को शोर मत मचाओ, डिस्टर्ब होता है ना। ऐसे नहीं चलेगा भैया, तुम मेरे साथ आओ। तनु, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इन्हें। दीपक, जरा रुको तो भाभी। दीपक कुलदीप को गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बैठाकर वॉशरूम में ले जाकर बंद कर देता है। कुलदीप बहुत छटपटाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। दीपक, हैव अ गुड टाइम भैया। तनु, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। दीपक, भाभी, अच्छा नहीं किया क्या। हम इस तरह रोमांस करते और भैया हमें ऐसे देखते तो उन्हें कितना हर्ट होता, सोचो। सो भाभी, हमें तो भी प्राइवेसी चाहिए ना। अरे भाभी तो रो रही है। भाभी, रोइए मत, आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जो काम भैया नहीं कर सकते वे काम मैं कर रहा हूँ। दीपक तनु को बिस्तर पर लेटाकर उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। तनु अपने हाथ पैर मारती है मगर दीपक तनु की साड़ी एक तरफ कर देता है और खुद उसके ऊपर गिर जाता है। तनु अपनी इज्जत और बहन का घर बचाने के लिए दीपक को उसकी मर्जी करने दे रही थी। उसने अपने ही हाथों से अपनी आवाज़ दबा ली और दीपक अपना खेल खेलता रहा। चाहकर भी तनु कुछ नहीं कर पाई और दीपक की बदतमीज़ी बर्दाश्त करती रही। दीपक वह सब करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। उसने तो तनु को बुरी तरह से मसल दिया। जब वो थक गया तो कुछ देर तक वहीं लेटा रहा। कुछ समय बाद दीपक, अरे भैया को तो बाथरूम से निकालना ही भूल गया। दीपक कुलदीप को बाथरूम से निकालने के लिए जाता है। तनु बिस्तर पर लेटी रो रही होती है। तभी दूसरे कमरे में सो रही अदिति की नींद खुल जाती है और वे देखती है कि दीपक बिस्तर पर नहीं है। वह आवाज़ देती हुई बिस्तर से खड़ी होती है और दीपक को ढूंढने लगती है। तभी वह तनु के कमरे में आती है। वे देखती है कि दीपक कुलदीप को व्हील चेयर पर बैठाए बाथरूम से निकाल रहा है। अदिति, दीपक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दीपक झिझकते हुए, अरे वो भैया ना बाथरूम में गिर गए थे तो भाभी ने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया था। अदिति, दीदी इतना रो क्यों रही है, आखिर ये क्या हो रहा है। दीपक, अरे भैया को इस हालत में देखकर उनका मन भर आया। दीपक, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। ये कहते हुए दीपक अदिति के साथ उनके कमरे से बाहर चला जाता है। तनु कुलदीप से लिपटकर बुरी तरह रोने लगती है। कुछ दिनों बाद लंच के समय सास उषा, शुरू के 3 महीने ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तनु, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अदिति का पूरा ध्यान रखूँगी। सास तनु से, तू जानती है यहाँ से पूरे 2 घंटे की दूरी पे अपने कुलदेवी का मंदिर है। वहाँ मैंने होने वाले बच्चे के लिए पूजा रखवाई है परसों, लेकिन वहाँ मंदिर में सीढ़ियाँ बहुत हैं। तनु, माँ जी आप तीनों ही हो आना, मैं यहाँ पर कुलदीप के साथ रहूँगी। तभी तनु को कुछ अजीब लगता है। वह उठकर बाथरूम में जाती है और उसे उल्टी हो जाती है। पीछे पीछे दीपक भी जाता है। दीपक, तुम प्रेग्नेंट हो। तनु, हाँ। दीपक, ओ शिट, सुनो, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। मैं अदिति और माँ जी मंदिर जाएंगे, वहाँ से वापस आने पर हम अबॉर्शन करवाने चलेंगे। तनु, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं गिराऊंगी। दीपक, ये तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा है और ये बच्चा है ना, मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या बोलोगी, ये बच्चा तुम्हारे पेट में कैसे आया। तनु, मैं कुलदीप को लेकर ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी और 1 साल बाद जब कोई मुझसे पूछेगा ये बच्चा किसका है तो मैं कह दूंगी मैंने ये गोद लिया है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ तुम इसे मत मारना प्लीज़। दीपक, दिमाग ख़राब हो गया है, पागल हो गया, ज़्यादा होशियारी की तो जैसे तेरे पति को सीढ़ियों से गिराकर पैरालिसिस का शिकार बना दिया था ऐसे ही तुझे कर दूंगा। मंदिर जाते समय रास्ते में दीपक फ़ोन पर, हेलो, क्या क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग है। ओह गॉड। माँ, क्या हुआ बेटा। दीपक, माँ ऑफिस से अर्जेंट मीटिंग का कॉल आया है तो मुझे जाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, ड्राइवर के साथ जाइए, मैं 2-3 घंटे में काम करके आ रहा हूँ। माँ, ठीक है, संभाल के जा। घर पर तनु किचन में अकेली अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है। तनु खुद से, सॉरी कुलदीप, चाहिए बच्चा मुझे तुमसे नहीं हुआ,
मगर है तो वो बच्चा ही जो मेरे पेट में पल रहा है। अपने बच्चे को मारकर ऐसी ज़िंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। वे तेज़ धार वाला चाकू उठाती है और अपने पेट में मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ दीपक आ जाता है और उसे रोक लेता है। दीपक, अरे 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 भाभी, इतनी जल्दी तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो? तनु, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। किसी तरह तनु अपने आप को दीपक से छुड़ाकर घर से बाहर की ओर भागती है, दीपक चिल्लाते हुए, आपका प्यारा पति मेरे पास है, चुपचाप वापस आ जाइए भाभी। भाभी, ओ भाभी। तनु उल्टे पांव दीपक के पास आ जाती है। दीपक, काफ़ी देर कर दी आपने। तनु, इन्हें छोड़ दो प्लीज़। दीपक, आप चुपचाप मेरे साथ चलिए वरना भैया को इसी पानी में। तनु, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। दीपक, अब आप ही सोच लीजिए, आप अपने प्यारे पति को बचाना चाहते हैं या फिर बच्चे को? तभी इंस्पेक्टर, दीपक, अपने भाई को छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। फ्लैशबैक, अदिति, दीदी, जीजू, सॉरी डिस्टर्ब किया। वो एक्चुअली मेरी मल्टीविटामिन की दवाई ख़त्म हो गई है तो दीदी से वही लेनी थी। तभी तनु बाथरूम से कमरे में आती है और अदिति को रोकते हुए कहती है, तनु, ये विटामिन की नहीं नींद की गोलियां हैं। अदिति, नींद की गोलियां? लेकिन ये आपके पास क्या कर रही हैं? बोलो दीदी। फ्लैशबैक समाप्त। अदिति दीपक को खींच के तमाचा मारती है। अदिति, जब दीदी ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बताई थी तो मैंने उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो। लेकिन जब मंदिर जाते समय तुमने मीटिंग का बहाना बनाया, तुम कार से उतर गए, तब मैं समझ गई कि दीदी जो भी कह रही थी सच कह रही थी। तुम हो ही ऐसे। इसके बाद पुलिस दीपक को ले जाकर जेल में डाल देती है। अदिति और तनु दोनों एक दूसरे का बेहद ख्याल रखती हैं। दोनों की डिलीवरी हो जाती है। तनु को एक प्यारा सा बेटा होता है और अदिति को एक प्यारी सी बेटी।